बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैरियत से हैं। आपको रियल एनालिसिस की क्लास में वेलकम। आप लोगों के एग्ज़ाम करीब हैं। अल्लाह पाक से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए। रियल एनालिसिस में हमारा चैप्टर चल रहा है जी, चैप्टर नंबर 2, इनफाइनाइट सीरीज़। और इनफाइनाइट सीरीज़ में से आज के लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट लेक्चर अल्टरनेटिंग सीरीज़ क्या होती है, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट जो है उसका प्रूफ, उसकी स्टेटमेंट को देखेंगे। अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट का जो दूसरा नाम है उसे आप लेबनिज टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? लेबनिज टेस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि अल्टरनेटिंग सीरीज को आप डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग सीरीज की डेफिनेशन ये है, मैंने लिखा है कि इफ ए एन इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन, यानी कि एक सीरीज है उसकी हर टर्म जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है ए एन ग्रेटर देन जीरो मीन उसकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, अप टू सम जितनी भी उसकी टर्म्स हैं तमाम टर्म्स पॉजिटिव हैं। देन दी सीरीज, तो ये जो सीरीज मैं लिख रहा हूँ, देन दी सीरीज ऑफ द फॉर्म n is equal to 1 से इंफिनिटी -1 की पावर n माइनस वन ए एन। ठीक है, इस सीरीज को आप बोलते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज। इस सीरीज को अगर आप ओपन करें तो ऐसे नजर आएगी, n की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर आएगा a1 और इधर 1 माइनस 1 0, -1 की पावर 0 1, तो ये आ गया a1। इसी तरह आप n की जगह 2 पुट करेंगे यानी समेशन को वेरी करेंगे तो आपके पास टर्म चलेगी ऐसे a1 a2 a3 तो सम चलता जाएगा। एंड दी सीरीज, या इस सीरीज को भी आप अल्टरनेटिंग सीरीज बोल सकते हैं। दोनों सीरीज में क्या फर्क नजर आ रहा है आप बोल से देखिए, यहाँ पर पावर n-1 है, यहाँ पर पावर n है। ठीक है, n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी -1 की पावर n am। ठीक है, इसको अगर आप ओपन करें तो ये सीरीज आपको कुछ ऐसे नजर आएगी, -a1 प्लस a2 a3 अप टू -1 की पावर n आर कॉल्ड अल्टरनेटिंग सीरीज। तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज की दो फॉर्म मैंने आपको लिखे दिए हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ बुक्स को देखेंगे आपको पॉसिबल है कि अल्टरनेटिंग सीरीज ऐसी भी लिखी हुई नजर आ सकती है, n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी -1 की पावर n प्लस आर और ए एन, n इज इक्वल टू 1। अब r क्या है? r कोई फिक्स्ड इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है, r एक इंटीजर है। मिसाल के तौर पर अगर r की वैल्यू मैं मिसाल के तौर पर 3 रख लेता हूँ तो ये जो सीरीज बनेगी 1 से इंफिनिटी -1 की पावर n प्लस 3 ए एन, तो मैं इसे भी अल्टरनेटिंग सीरीज बोलूंगा। एक्चुअली अल्टरनेटिंग सीरीज की जो ओरिजिनल डेफिनेशन है, एक्चुअल डेफिनेशन कुछ इस तरह है, a series with alternate sign is called an alternating series। ऐसी सीरीज जिसमें हर टर्म का जो साइन है वो अल्टरनेट चले, यानी एक टर्म पॉजिटिव साइन के साथ दूसरी नेगेटिव के साथ, फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, या पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह। ठीक है, तो आप गौर करें ये नेगेटिव साइन प्लस साइन नेगेटिव साइन, तो इसी तरह अगर आप यहाँ पर n की जगह 1 पुट करेंगे तो पहला साइन आएगा 1 प्लस 3 -1 की और 4 पॉजिटिव साइन आएगा। आगे अगर आप n की जगह 2 पुट करेंगे -1 की और 5 आ जाएगी। तो एक्चुअली अल्टरनेटिंग सीरीज वो है जिसमें आपके पास साइन जो है वो अल्टरनेट चलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस सीरीज को भी अल्टरनेट सीरीज बोल सकते हैं। ठीक है जी, अल्टरनेट सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के लिए हम जिस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं चेक करने के लिए कि आपकी अल्टरनेट सीरीज जो है वो कन्वर्ज करती है, डाइवर्ज करती है। ठीक है, उसके उसे बोलते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, या उसको बोलते हैं लेबनीज टेस्ट। उसका आज हमने प्रूफ देखना है। अभी ये एग्जांपल कुछ है अल्टरनेटिव सीरीज जिसमें लिखी है n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी -1 की पावर n -1 an कितना है 1 n है। यहाँ पर an कौन है 1 n है। आप इसमें की जगह 1 पुट कर देते हैं 2 पुट कर देते हैं तो आपको बस ये सारी सीरीज आ जाएगी। ठीक है, यानी एक्चुअली ये हार्मोनिक सीरीज है। हार्मोनिक सीरीज के साथ मैंने ये फैक्टर -1 की पावर n जो है उसको जोड़ दिया है। इसी नहीं ये सीरीज है cos pi n over n स्क्वायर। अब आप गौर करें कि यहाँ पर इस सीरीज में ओरिजिनली आपको -1 की पावर वाला फैक्टर नजर नहीं आ रहा, लेकिन क्या लिखा हुआ है cos pi n। हम जानते हैं cos pi n जो होता है ना एक्चुअली इसके बराबर होता है -1 की पावर n। आपने याद रखिएगा cos pi n इक्वल है -1 की पावर n। ठीक है,
इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो अब अभी आपके पास जो फॉर्म बन गई है ये अल्टरनेटिंग सीरीज की बन गई है। ओपन करके देखने से एन की जगह 1 पुट करेंगे आएगा -1, एन की जगह 2 पुट करेंगे आएगा 1/2 का स्क्वायर। तो एक्चुअली ये जो सीरीज है नीचे आइलर सीरीज है, आइलर सीरीज के साथ मैंने फैक्टर जोड़ दिया -1 की पावर है, तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज बन गई। ठीक है। अब आगे देखते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की क्या है। both are the alternating series, the following test is used to the convergence of an alternating series called alternating series test or Leibniz test। अब ये स्टेटमेंट है, मैंने लिखा है दी अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की जो स्टेटमेंट है that an is positive। पहली कंडीशन ये है कि ये अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट उस सीरीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें आपके पास an itself हर टर्म जो है वो क्या होगी, पॉजिटिव होनी चाहिए। देन द अल्टरनेटिंग सीरीज, ये जो अल्टरनेटिंग सीरीज है मैंने लिखा ये कन्वर्ज करेगी if the following two condition hold। अगर ये वाली दो कंडीशन होल्ड करती हो किसी सीरीज में तो हम कहते हैं वो सीरीज, वो जो अल्टरनेटिव सीरीज है वो होल्ड करेगी। एग्जांपल जो है मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। तो आज के लेक्चर में मैं सिर्फ इसका प्रूफ करवा रहा हूं। पहली चीज, अल्टरनेटिव सीरीज में ये जो आपकी nth टर्म है, ये nth टर्म, इस nth टर्म का जो सीक्वेंस बनेगा an वो होना चाहिए नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। आप एक सीक्वेंस को नॉन इंक्रीजिंग क्या तब बोलते हैं, नॉन इंक्रीजिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग प्लस कांस्टेंट, प्लस कांस्टेंट। यानी नॉन इंक्रीजिंग का मतलब है कि सीक्वेंस इंक्रीज नहीं कर रहा। जब एक चीज इंक्रीज नहीं कर रही तो इट मींस इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो चीज डिक्रीज कर रही है या फिर स्टिल उधर की उधर ही है, ऐसे ही है ना। तो नॉन इंक्रीजिंग का मतलब आएगा डिक्रीजिंग प्लस कांस्टेंट। अब एक सीक्वेंस नॉन इंक्रीजिंग यानी डिक्रीजिंग कब होता है, हम जानते हैं कि एक सीक्वेंस को डिक्रीजिंग कब कहते हैं जब उसकी हर अगली आने वाली टर्म, एवरी नेक्स्ट टर्म इज स्मॉलर देन द प्रीवियस टर्म, हर अगली टर्म पिछली टर्म से छोटी होगी। ठीक है, मतलब a1 जो है वो बड़ा होगा a2 से। ठीक है, तो ये है इंक्रीजिंग। लेकिन अगर आप कहते हैं इंक्रीजिंग प्लस कांस्टेंट हो तो कांस्टेंट में क्या आएगा, ये दोनों चीजें बराबर भी हो सकती हैं, फिर आएगा इक्वल। इसी तरह जब अगली टर्म आएगी a3 तो a2 a3 से बड़ा होगा या बराबर हो सकता है। अब कुछ हम ये प्रोसीजर चलता जाएगा। तो इस तरह के सीक्वेंस को आप बोलते हैं नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, आगे सुने। अल्टरनेटिव सीरीज का इसकी दूसरी शर्त ये है कि उसकी nth टर्म में अगर आप इंफिनिटी को अप्रोच करें तो आंसर 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आंसर 0 आना चाहिए। सही है। अगर ये किसी टेस्ट में किसी सीरीज में दोनों कंडीशन होल्ड करते हैं, कौन कौन सी है, उसकी nth टर्म में जब आप लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी लेंगे तो वो 0 के इक्वल आना चाहिए, और उसकी nth टर्म से जो सीक्वेंस बनेगा वो आना चाहिए नॉन इंक्रीजिंग। नॉन इंक्रीजिंग का मतलब क्या बच्चों, डिक्रीजिंग प्लस कांस्टेंट, यानी हर प्रीवियस टर्म आने वाली टर्म से नेक्स्ट टर्म से क्या होगी, बड़ी होगी या ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकती है। ठीक है, अब इस सीरीज को, इस अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट को प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पर जो मेथड इस्तेमाल करूंगा, मैं पहले मेथड आपके साथ शेयर कर दूं वो क्या है। वो मेथड ये है बच्चों, मेथड बेटा इसमें है कि देखें, अगर मेरे पास एक इनफाइनाइट सीरीज दी हो ना, समेशन 1 से इंफिनिटी ए एन, ये मेरे पास कोई सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, अल्टरनेटिंग है, अल्टरनेटिव नहीं है, कोई भी है, जनरल सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज। आपने इसको प्रूव करना है कि ये कन्वर्ज करती है। दिस इनफाइनाइट सीरीज इज कॉल्ड कन्वर्जेंट, इज कॉल्ड कन्वर्जेंट। ये कन्वर्ज करेगी if and only if and only if its sequence of nth partial sum, nth partial sum, nth partial sum, उसका नाम हम रख लेते हैं Sn, कन्वर्जेस। इस सीरीज के प्रूफ के लिए जो पहली चीज मैंने इस्तेमाल करनी है वो ये है, मैं जानता हूँ आप भी जानते हैं कि एक इनफाइनाइट सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट कहलाती है अगर उस सीरीज की हेल्प से हम सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम बनाएं, सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम बनाएं। ठीक है, अब वो जो सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम बनता है अगर वो कन्वर्जेंट हो तो आपकी इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्ज करती है। ये बात नहीं। अब ये जो सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम Sn है, देखिए इधर आ रहा है,
ग्रीन नहीं नजर आ रहा यार। अच्छा, ये मैंने लिखा है समीशन 1 से infinity an is called convergent if and only if its sequence of nth partial sum converges। अब मैं बताता हूँ कि एस एन से क्या बात है। एस एन जो है ये है nth partial sum। nth partial sum का मतलब होता है a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an, यानी फर्स्ट एन टर्म का सम जो है उसको बोलते हैं nth partial sum। अगर आप लाइक मिसाल के तौर पर पहले 10 टर्मों का सम करेंगे तो उसे पार्शियल सम बोलेंगे 10 टर्म्स का पार्शियल सम। अगर 100 टर्मों का सम करेंगे तो फिर वो कराएगा सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म का सम होगा, वो 100 पार्शियल सम कराएगा। अब देखो, तो पहली चीज ये मैंने इस्तेमाल करनी है कि एक सीरीज कन्वर्जन कब होगी जब उसका सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम जो है वो कन्वर्ज करेगा। दूसरा रिजल्ट मैं इस्तेमाल करूंगा, सीक्वेंस कन्वर्ज कब करता है। ठीक है, सीक्वेंस की कन्वर्जेंस के लिए मेरे पास एक रिजल्ट ये है, कोई भी सीक्वेंस है, फर्ज करें मैं एसएन की बात करता हूं। एसएन इज कन्वर्जेंट इफ इट इज बाउंडेड, अगर ये बाउंडेड हो प्लस मोनोटोनिक हो, इफ इट इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक। एक सीक्वेंस अगर बाउंडेड हो जाए और मोनोटोनिक हो जाए तो फिर वो हमेशा कन्वर्जेंट होता है। जब कन्वर्जेंट होता है तो उसकी लिमिट लाजमी एग्जिस्ट करती है। दूसरा रिजल्ट ये इस्तेमाल करूंगा मैं। अब आप ज़हन में आ रहा है कि मोनोटोनिक किसे बोलते हैं। एक सीक्वेंस को मोनोटोनिक बोलते हैं अगर वो इन चार में से किसी एक कैटेगरी का हो। वो सीक्वेंस इंक्रीजिंग हो जाए, वो सीक्वेंस डिक्रीजिंग हो जाए, वो सीक्वेंस नॉन इंक्रीजिंग हो जाए, वो सीक्वेंस नॉन डिक्रीजिंग हो जाए। चार में से किसी की कैटेगरी का भी हो तो उस सीक्वेंस को बोलते हैं कि वो मोनोटोनिक है। ठीक है, अच्छा मिसाल के तौर पर अगर वो इंक्रीजिंग है तो मैं कहूँगा उसे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, अगर वो डिक्रीजिंग है तो मैं कहूँगा उसे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। सही है। अगली बात अगली बात मैं ये प्रूव करूंगा इसके प्रूफ में इस्तेमाल करूंगा वो ये है थर्ड वन। एस एन क्या है जी, फर्स्ट एन टर्म का सम। ठीक है, मुझे बताएं कि फर्स्ट एन टर्म्स में कुछ टर्म जाहिर सी बात है इवन है, कुछ टर्म ऑड होंगी। लाइक एज अगर मैं दो टर्मों का सम करूं तो वो इवन पार्शियल सम कराएगा। अगर तीन टर्मों का सम करूंगा तो वो ऑड पार्शियल सम कराएगा। 100 टर्म का सम करूंगा तो वो इवन पार्शियल सम कराएगा। 101 टर्म का सम करूंगा तो वो ऑड पार्शियल सम कराएगा। सही है, तो इसको मैं प्रूव करने के लिए कि मेरा एस एन जो है वो कन्वर्जेंट है। सही है, तो एक काम मैं ये करूंगा, मैं ये दिखाऊंगा कि मेरे पास जो है ना इसका इवन पार्शियल सम S2 है। ठीक है, ये किसी लिमिट S को कन्वर्ज करता है, इसी तरह ही इसका जो ऑड पार्शियल सम है ये भी किसी लिमिट सेम S को कन्वर्ज करता है। और एट द एंड मैं दिखाऊंगा कि इन दोनों की मदद से मेरा जो फाइनल nth पार्शियल सम है ना, जिसमें इवन टर्म भी आ रही है ऑड टर्म भी आ रही है, ये भी आपका लिमिट S को कन्वर्ज करता है। सही है, तो तीन चीजें मैंने इस्तेमाल करनी है। एक सीरीज कन्वर्जेंट होगी अगर उसका nth पार्शियल सम कन्वर्जेंट हो जाए। nth पार्शियल सम कन्वर्जेंट कब होगा, जब उसकी इवन इवन पार्शियल सम और ऑड पार्शियल सम दोनों अगर S को कन्वर्ज करते हैं तो मैं कहूंगा फाइनली आपका सीक्वेंस भी SN भी उसको कन्वर्ज करेगा। और एक रिजल्ट में ये इस्तेमाल करूंगा कि मेरे पास कोई भी सीक्वेंस है, SN SN कह रहे हैं या AN कह रहे हैं, SN AN कह रहे हैं, क्योंकि SN को मैंने जो कन्वर्जन प्रूफ करना है वो इस तरीके से करना है, इन दोनों की मदद से, इस तरीके से नहीं करना। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूं AN। मेरे पास कोई सीक्वेंस है ना, वो कन्वर्जेंट होगा अगर वो बाउंडेड हो और नॉन बाउंडेड। ठीक है, ये मैं रिजल्ट इस्तेमाल करने अब इसको इस्तेमाल करते हुए प्रूफ करते हैं। अच्छा अच्छा, मैं देख रहा था यार ये उत्तर ही है। then let Sn denote the nth partial sum of the series। मेरे पास जो सीरीज है अल्टरनेटिंग सीरीज उसकी n टर्मों का सम जो है वो Sn है और वो आ गया इस तरह समीशन की फॉर्म में, वो समीशन की फॉर्म में आ गया। किस तरह बनेगा, a is equal to 1 से n minus 1 की पावर के a। कैसे देखो, ये मेरी सीरीज थी, सीरीज ये है इस तरह की नहीं है, मेरी सीरीज ये है -1 की पावर n इनटू an, ऐसे ही है। अगर मैं इस सीरीज को ओपन करूं अल्टरनेटिंग सीरीज को, तो आप जानते हैं वो इस तरह ओपन हो जाएगी। इसकी फर्स्ट टर्म आएगी
एन की जगह अगर मैं वन पुट करता हूँ, मैं पीछे मैंने जो सीरीज दी है, सॉरी यार, ये वाली सीरीज है माइनस वन की पावर एन माइनस वन। इसमें अगर आप एन की जगह इसको सम वेरी करें, इसका एस एन निकालते हैं हम, एन की जगह वन पुट करेंगे बेटा, ये आएगा माइनस वन की पावर वन माइनस वन ए वन, आगे आएगा माइनस वन की पावर टू माइनस वन ए टू, फिर आएगा माइनस वन की पावर थ्री माइनस वन ए थ्री। अब तो सम चलता जाएगा, आखिरी टर्म आएगी माइनस वन की पावर एन माइनस वन, तो एन की जगह एन पुट करेंगे, ए एन। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखो, मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि इसे मैं क्लोज कर लेता हूँ सॉल्यूशन फॉर्म में, तो ऐसे लिखूंगा k इज इक्वल टू वन से n माइनस वन की पावर k माइनस वन ए के। ठीक है, ये क्लोज फॉर्म आ गई इसकी, जो मैंने आगे लिखी हुई है, सही है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो एस एन मेरे पास आ गया, सम ऑफ n पार्शियल सम, सम ऑफ n टर्म्स। अच्छा, to prove the that we showed at Sn the sequence of nth partial sum। देखो जब किसी ये Sn को मतलब वो ब्रैकेट लगाते हैं ना, ये ब्रेसेस लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट, तो फिर ये सीक्वेंस कहलाता है। to prove the that we showed at this sequence of nth partial sum is convergent। हमने इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए मैंने क्या बताया था, मैंने प्रूव करना था कि मेरे पास जो सीरीज है वो कन्वर्ज कब करेगी जब उसका nth पार्शियल सम जो है ना, सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम वो कन्वर्ज करता है। देन सबसे पहले मैंने क्या निकालना है, देखो मैं सबसे पहले निकालूंगा S2n, S2n मीन इवन पार्शियल सम, और इसी तरह निकालूंगा S2n प्लस वन ओड पार्शियल सम। सही है, S2n क्या होगा, S2n का मतलब है टू एन टर्मों का सम। ठीक है, तो उसको मैंने ऐसे लिख लिया, देखो टू एन टर्म लिखी है, A1 अगली टर्म चलेगी यहाँ पर A2, लेकिन चूंकि अल्टरनेटिंग सीरीज है तो अल्टरनेटिंग सीरीज में क्या होता है, साइन अल्टरनेट चलते हैं, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। अब जो पहला साइन प्लस का है ये आप सोच रहे हैं, तो हमने जो सीरीज ली है उसमें है माइनस वन की पावर एन माइनस वन। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर प्लस है तो इधर माइनस है, इधर माइनस होना चाहिए था, भाई हमने सीरीज ली है ये भाई एन माइनस वन ए एन, तो इसमें अगर आप एन की जगह वन पुट करें तो पहला साइन प्लस का आएगा, माइनस आएगा, एन की जगह वन पुट करें, वन माइनस वन जीरो, माइनस वन के बाद जीरो होगी, प्लस वन ए वन, पहला निशान आएगा प्लस का। अब आगे आप लिख सकते हैं प्लस वन माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो मेरे पास एस टू एन आ गया, टू एन टर्म का सम, ए वन माइनस ए टू फिर ए थ्री माइनस ए फोर। अब कुछ हो गया, इनको मैंने ब्रैकेट्स में क्लोज कर लिया अपनी आसानी के लिए, उनका दूर किया। अब मुझे बात है, हमने जो ये अल्टरनेटिव का सीरीज का प्रूफ करना है, इसमें पहली कंडीशन ये है कि आपका जो सीक्वेंस है वो है नॉन डिक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग सॉरी। ठीक है, हमने ये लेके चले हैं कि आपकी सीरीज कन्वर्जेंट होगी अगर ये दो कंडीशन होल्ड करती हैं, अगर ये दो कंडीशन होल्ड करती हैं तो फिर सीरीज कन्वर्जेंट है। ये प्रूफ नहीं करनी, ये नहीं प्रूफ करना कि सीरीज कन्वर्जेंट है और फिर ये दो होल्ड करती हैं, हमने प्रूफ ये करना है कि अगर ये दो कंडीशन होल्ड करती हैं तो सीरीज कन्वर्जेंट है। ठीक है, अब देखिएगा, मैंने पहले कंडीशन ये है कि ये जो सीक्वेंस है ना एम, ये क्या है, नॉन इंक्रीजिंग है। देखो बच्चों, अगर सीक्वेंस नॉन इंक्रीजिंग हो, नॉन इंक्रीजिंग हो, तो नॉन इंक्रीजिंग का मतलब होता है हर पिछली टर्म अगली टर्म से बड़ी होगी। तो हम मुझे बताओ, अगर a1 a2 से बड़ा है तो फिर a1 माइनस a2, अगर a1 a2 से बड़ा है तो a1 माइनस a2 का आंसर नेगेटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, दिस इज पॉजिटिव। इस चीज को मैं इस्तेमाल करूंगा अब आगे याद रखना। इसी तरह अगर a2 माइनस a3 निकालना, ठीक है, या a3 माइनस a4 निकाल लेते हैं, आगे मुझे a3 माइनस a4 चाहिए, a2 माइनस a3 नहीं चाहिए, a3 माइनस a4, तो a3 भी बड़ा होगा a4 से, तो इसका आंसर भी क्या है, पॉजिटिव आएगा। इसी तरह अगर आप आगे आप निकालेंगे a5 माइनस a6, तमाम जो ब्रैकेट्स लिखी हैं वो सारी आंसर देंगी पॉजिटिव। हाँ, जीरो भी आ सकता है क्योंकि ये दोनों इक्वल भी हो सकती हैं, अगर ये दोनों हुए इक्वल तो फिर आंसर आएगा a1 माइनस a2 का आंसर जीरो। अब मुझे बताएं, एक चीज या पॉजिटिव हो या जीरो हो तो उसे क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव, क्या कहते हैं, नॉन नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा है जी, ये मैंने निकाल दिया टू एन टर्मों का सम, इस तरह a1 माइनस a2 a3 माइनस a4 सो। आगे मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम कंडीशन नंबर वन, कौन सी कंडीशन नंबर वन, जो नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस की है, तो पढ़ के है,
इट फॉलोज दैट कंडीशन नंबर 1 से ये बात फॉलो की जा सकती है दैट द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द पैरेंथेसिस इज अ नॉन नेगेटिव। ये जो बात मैं आपको बता गया है कि हर प्रीवियस टर्म अगली टर्म से बड़ी है, ठीक है, या बराबर है, तो फिर a1 माइनस a2 का आंसर क्या 0 होगा या पॉजिटिव होगा यानी नॉन नेगेटिव होगा। तो a1 माइनस a2 ये भी नॉन नेगेटिव, ये भी नॉन नेगेटिव, ये भी नॉन नेगेटिव, ठीक है। अब ये बात है हर नंबर अगर इस ब्रैकेट का जो आंसर आया वो नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब बेटा 0 है या पॉजिटिव है, ठीक है। आप अगर आसानी से समझ नहीं सकते हैं पॉजिटिव है, ये भी आंसर पॉजिटिव हो, ये भी आंसर पॉजिटिव हो, ये भी आंसर पॉजिटिव हो, सारे आंसर पॉजिटिव हो, तो मुझे बताए हैं S2 अगर मैं बताऊं, S2 का मतलब है पहली दो टर्मों का सम, तो पहली दो टर्मों का सम तो ये निकल आएगा, फर्क कर लें दोनों का सम आता है 5 सपोज। आगे मैं निकालता हूं n की जगह यहां पर 2 पुट करता हूं, ये बनेगा S4, S4 आएगा चार टर्म का सम, चार टर्म में आ गई दो ये, ठीक हो गई बात ये। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, फर्क कर लें दोनों, इसका सम है AC माइनस F4 का आंसर है 6, तो ये 4 था, ये 5 था, तो ये S4 का हो जाएगा 5 प्लस 6, ये 5 है, ये 6 है, 5 प्लस 6 हो गया 11, ऐसे ही है। तो मुझे बताएंगे आपका S2 बड़ा होगा या S4 बड़ा होगा, यकीनन आप कहेंगे कि S2 S4 S2 से बड़ा होगा, और अगर फर्क करें ये दोनों का सम, ये दोनों का डिफरेंस हो 0, ये भी 0, तो अब दोनों क्या बनेगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। इट मींस आपके कहने का मकसद है S4 का आंसर या तो S2 से बड़ा होगा या ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है, बराबर कब होगा, तो ये दोनों 0 के बराबर, ठीक है, और दोनों 0 कब आ सकते हैं, जब ये हर टर्म आपस में इक्वल हो, सही है, यानी कांस्टेंट टर्म हो, तो ये बात मैंने आगे लिखी है। हेंस S2 बड़ा छोटा होगा S4 से, या दूसरे बात में S4 बड़ा होगा S2 से। S2 लेस देन इक्वल आएगा S4 से और S4 लेस देन इक्वल आएगा S6 से, आपको सब चलता जा रहा है। अब आप मुझे बताएं, अभी मैंने आपको बताया अगर किसी सीक्वेंस की हर पिछली टर्म अगली से बड़ी हो, ठीक है ना, सीक्वेंस की हर पिछली टर्म अगली से बड़ी हो तो फिर वो कहलाता है डिक्रीजिंग, और अगर आपके पास अगर किसी सीक्वेंस की आ, हर अगली टर्म पिछली से बड़ी आ रही हो तो फिर वो क्या कहलाएगा इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग सीक्वेंस में क्या होता है A2 बड़ा होगा A1 से, यही टर्म का आंसर बढ़ता जा रहा है, सही है। तो S4 का आंसर S2 से बड़ा है, S6 का आंसर S4 से बड़ा है, तो ये कौन सा सीक्वेंस होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ये इक्वल का शामिल कर दिया तो फिर से होना चाहिए इंक्रीजिंग प्लस कांस्टेंट। इंक्रीजिंग प्लस कांस्टेंट किसे कहते हैं, एक सीक्वेंस हो इंक्रीजिंग प्लस कांस्टेंट, ठीक है, तो क्या होना चाहिए नॉन डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीज, डिक्रीज नहीं कर रहा, मतलब क्या है या बढ़ रहा है या उतना ही है। तो अब मैंने आगे लिखा है हेंस दैट इज दिस सीक्वेंस S21 इज नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ये वाला जो सीक्वेंस है क्या है, नॉन डिक्रीजिंग है, सही है। मैंने क्या दिखा दिया, मेरे पास एक इवन पार्शियल सम आया, मैंने ये दिखा दिया कि ये मेरा इवन पार्शियल सम क्या है, नॉन डिक्रीजिंग है, ठीक है। मैंने आपको भी अभी ये वाला ट्रेड इस्तेमाल करना है। मैंने आपको बताया था कि एक सीक्वेंस अगर बाउंडेड हो और मोनोटोनिक हो, मोनोटोनिक में मैंने आपको बताया चार कैटेगरी, चार कैटेगरी में से एक कैटेगरी होगी नॉन डिक्रीजिंग, ठीक है। अब मैंने ये दिखाना है कि मेरा ये जो सीक्वेंस है ना बाउंडेड है, बाउंडेड किसे कहते हैं, एक सीक्वेंस को बाउंडेड कहते हैं अगर इसकी हर टर्म का आंसर किसी पॉजिटिव रियल नंबर से छोटा हो, किसी पॉजिटिव रियल से छोटा हो तो हम कहते हैं वो सीक्वेंस कहलाता है बाउंडेड। तो अब मैं दिखाने लगा हूँ कि ये मेरा सीक्वेंस S21 है वो बाउंडेड है। उसके लिए मैंने क्या किया, S21 क्या है, पहली टू एन टर्मों का सम, ऐसे ही है, मैं अपनी उन पहली टू एन टर्मों को ऐसे लिख सकता हूँ, पहले लिखा A1 फिर माइनस A2 माइनस A3 फिर लिखा A4 माइनस A5 फिर लिखा कुछ होने चलता गया और लास्ट में A2 ऐसे लिख दिया। पहले मैंने कैसे लिखा हुआ था, पहले मैंने S2 N2 ऐसे लिखा, ठीक है। अब मैंने क्या किया A1 को पहले इधर लिख दिया और अगर लास्ट से A1 को बाहर निकाल दिया, ठीक है। क्या करने के लिए, मैंने इसको बाउंडेड दिखाना है, मैं सीक्वेंस को मोनोटोनिक दिखा चुका हूँ और मैंने इसे बाउंडेड दिखाना है, जब ये मोनोटोनिक हो जाएगा बाउंडेड हो जाएगा तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, सही है। अच्छा, प्रूफ थोड़े से मुश्किल होते हैं यार, ये मैं बात जानता हूँ, लेकिन इसको अगर आप थोड़ा सा आपको बेसिक डेफिनेशंस कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो प्रूफ बड़ी अच्छी चीज़ लगती है, ठीक है। ये बच्चों को मुश्किल इसलिए लगते हैं कि आपको पीछे से जो असल चीज़ें होती है ना थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए जो लॉजिक्स इस्तेमाल करते हैं वो लॉजिक्स नहीं आपको पता होती, वो चीज़ों में गैप होता है और वो गैप आप दूर नहीं करते, वो बस आप क्वेश्चन, हाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखूंगा वो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आपके लिए वाह क्या बात है, समझ आ गई, बहुत अच्छा हो गया। जहाँ प्रूफ की बारी आती है आप खुश हो जाते हैं, ठीक है।
अब मैंने बताया कि मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब मुझे एक बात बताएं, आपका जो ये A1 A2 A3 है, ये कौन है? ये आपकी सीरीज की टर्म्स हैं। ये जो सीरीज की टर्म्स हैं ये किस तरह की हैं? ये आपका सीक्वेंस है नॉन इंक्रीजिंग। नॉन इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? हर पिछली टर्म अगले से बड़ी है, हर पिछली टर्म अगले से बड़ी है, ऐसा ही है। अब मुझे बताएं, अगर A2 बड़ा हो A3 से, तो ये ब्रैकेट का आंसर नेगेटिव आ सकता है? आपने नहीं, कभी नेगेटिव नहीं आएगा। अच्छा, A4 A5 से बड़ा हो तो ये टर्म का आंसर नेगेटिव आ सकता है? नहीं आ सकता। इसका मतलब है कि हर टर्म का आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। और बजाते खुद हर टर्म क्या है? पॉजिटिव है। अल्टरनेटिव सीरीज की पहली कंडीशन ये थी कि उसकी हर टर्म पॉजिटिव है। और आगे ही आपने कहा है अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट में कि वो जो सीक्वेंस है ना एन, टर्म्स का जो सीक्वेंस बनता है वो क्या है आपके पास? नॉन नॉन इंक्रीजिंग है, यानी हर पिछली टर्म जो है वो अगली से बड़ी है। तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव। फर्स्ट करें, इसका आंसर है 6, इसका आंसर है 5। अब कुछ चलता जा रहा है, 3 टर्मों की बात करता हूँ, और A1 एक बार फर्स्ट टर्म हो, मिसाल के तौर पर हो 8, फर्स्ट कर लेते हैं। तो मुझे बताएं कि 8 में से मैं इनको निकालूं, ऐसे ये वाला डिफरेंस निकालूं, तो ये वाला सारा डिफरेंस कभी आपके 8 से बढ़ सकता है? कभी नहीं होगा। 5 6 ये हो गया -11, 8 -11 -3, 8 से कभी नहीं बढ़ सकता। अब 8 है कौन? 8 है मेरे पास A1, फर्स्ट कर नहीं आता है, ये A1 है। इसका मतलब है कि आप ये बयान कहेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सारा डिफरेंस है कभी भी A1 से बड़ा नहीं हो सकता। देखो ना यार, ये तो सिंपल सा सूत्र है, मुझे पता है। x माइनस वाई का आंसर आया है m के बराबर, यानी x में से जब मैं y को निकाल देता हूँ तो m के बराबर आंसर आता है, और x और y दोनों पॉजिटिव है खुद। तो मुझे पता है कभी आपका x, आपका m जो है वो कभी x से बड़ा हो सकता है? आपका x हमेशा m से क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि m कौन है? रिमाइंडर जो बाकी बचा। तो जो चीज़ बाकी बचने वाली होती है बेटा, वो पहले जो जिसमें से आप निकाल रहे हो उससे कभी बड़ी हो सकती है, नहीं हो सकती। तो ये आपका तमाम की तमाम टर्मों का अगर आप A1 में से निकालेंगे तो कभी भी इनका आंसर A1 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बराबर हो सकता है कब? जब ये सारा डिफरेंस 0 के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब S2n का आंसर जो है मैंने लिख दिया कि लेस देन और इक्वल टू A1 से, A1 से छोटा है, सही है। अच्छा, अब A1 कौन है? A1 फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म कौन सी है? नेगेटिव, पॉजिटिव? पॉजिटिव है। तो हमें बाउंडेड सीक्वेंस में क्या दिखाना होता है? बाउंडेड सीक्वेंस में ये दिखाना होता है ना कि उस सीक्वेंस की हर टर्म का आंसर जो है वो किसी एक नंबर से छोटा होगा। तो मुझे प्रूव करना है ये जो सीक्वेंस है ना S2n सीक्वेंस, ये वाला सीक्वेंस, ये बाउंडेड दिखाना है। तो बाउंडेड दिखाने के लिए इसको मुझे किसी नंबर से छोटा दिखाना था, मैंने A1 से छोटा दिखा दिया। जब आपने इसे A1 से छोटा दिखा दिया है तो ये होगा बाउंडेड। Since the expression of each parenthesis is a non-negative, thus S2n is a monotonically increasing, which is bounded above. Bounded above हो गया, therefore S2n is a convergent sequence. ये वाली प्रिंटिंग का एक सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट हो, बाउंडेड हो, सॉरी एक सीक्वेंस जो है बाउंडेड हो, मोनोटोनिक हो तो कन्वर्जेंट होता है, ठीक है। तो मैंने इसको बाउंडेड भी दिखा दिया, मोनोटोनिक भी दिखा दिया, तो अब मेरा ये सीक्वेंस होगा कन्वर्जेंट। अब अगर कन्वर्जेंट है तो इसकी लिमिट लाजमी एग्जिस्ट करेगी। मैंने रेडी कर लिया कि इस S2n इवन पार्शियल सम की जो लिमिट है वो S के बराबर है, सही होगा बात ये। अच्छा, अब मैं निकालेंगे और पार्शियल सम, तो ये बात है S3 तीन टर्मों का सम है। तीन टर्मों का सम ये होता है ना A1 प्लस A2 प्लस A3, ऐसे ही है। अच्छा, ये जो पहली दो टर्म है ये किसके बराबर है? S2 के बराबर है प्लस A3। तो इसका मतलब ये हो गया कि S3 को ऐसे लिख सकता हूँ, S3 को ऐसे लिख सकता हूँ S2 दो टर्मों का सम प्लस तीसरी टर्म। इसी तरह का मैं कहूँगा आपको अगर मैं 5 टर्मों का सम चाहिए S5, तो उसे मैं लिख सकता हूँ S4 प्लस A5, 4 टर्मों का सम जमा 5वीं टर्म। अगर मैं कहूँ मुझे S99 चाहिए, S99 कैसे निकलेगा? 98 टर्मों का सम प्लस 99 टर्म। तो बेटा यही चीज यहाँ पर S2n ओड पार्शियल सम निकालने के लिए क्या करो, दिया S2n टर्मों का सम प्लस 2n प्लस 1 टर्म, 2n प्लस 1 टर्मों का सम चाहिए मुझे और पार्शियल सम। तो क्या करूंगा, इसे पिछली टर्म का सम, पिछली टर्म तक का सम प्लस A2n, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इसी से मैं इधर भी इधर भी इधर तीनों जगह पर मल्टीप्लाई कर दूंगा। हेंस ये मल्टीप्लाई की कुछ ऐसे थोड़ा सा इसको कर लो, देन हेंस लिमिट
लिमिट अप्लाई की इधर, यहाँ पर ये तीन हिस्सों में मैंने लिमिट अप्लाई की। अब देखो ये S2n है, ये कौन है, इवन पार्शियल सम, सीक्वेंस ऑफ इवन पार्शियल सम था। ये अभी हमने दिखाया कि ये कन्वर्जेंट हो गया है, कन्वर्जेंट है तो हमने इसकी लिमिट का नाम रखा S। इसकी जगह तो मैंने S लिख दिया। आगे है ये 2n+1 टर्म, ये प्लस के साथ है, यहाँ पर देखो ये प्लस प्लस हो गई, नीचे लिख दिया मैंने, ठीक है ना। तो ये किसके बराबर है, इसकी लिमिट है 0 के बराबर। इसकी लिमिट 0 इसके कैसे आ गई, आप अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की दूसरी कंडीशन पढ़ के आए हैं। दूसरी कंडीशन ये थी कि उसकी nth टर्म की लिमिट जो है वो 0 के बराबर है। बच्चों देखो nth टर्म का लिमिट आंसर 0 के बराबर है, और ये जो nth टर्म का है ना, तो 2n+1 टर्म का नहीं है। देखो आप समझ नहीं बात, nth टर्म की लिमिट का आंसर 0 के बराबर होने से बात है कि आपका जब भी n फॉर ऑल n बिलोंग टू n, तमाम नेचुरल नंबर्स के लिए जब n सफिशिएंटली लार्ज हो, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी हो, तो उसकी लिमिट का आंसर 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर n क्या है, इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, ये 2n+1 है, जब n इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो 2n+1 भी इंफिनिटी को अप्रोच करेगा ना, 2n+1 क्या होगा, वो भी एक सफिशिएंट लार्ज नंबर होगा। तो इसकी लिमिट का आंसर क्या होगा, 0 के बराबर आएगा। इसकी लिमिट का आंसर s, इसकी लिमिट का आंसर 0, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, फिर ओड पार्शियल सम, ओड पार्शियल सम की लिमिट का आंसर आ जाएगा s के बराबर। सही है। Therefore, the sequence S2n of even partial sums and the sequence S2n+1 and the sequence S2n+1 odd partial sum का जो सम है, of odd partial sum है, the same limit, दोनों की लिमिट आ गई सेम। अब मैं अपने आखिरी रिजल्ट में आ रहा हूँ, मैंने शो करना है कि मेरे पास जो Sn है ना, इसकी लिमिट का आंसर भी s के बराबर आएगा। Sn कौन था, nth पार्शियल सम था, ठीक है। आप असल में वो आप भूल जाते हैं, सीआईडी ड्रामा देखा कभी, सीआईडी ड्रामा में यही होगा ना, स्टोरी कहाँ से शुरू होती है पता नहीं चलता यार, कहाँ से शुरू हुई थी, हाँ एट द एंड में, अच्छा यार ये बंदा था, इसने ये था, इसने ये गलत किया था। हमने शुरू किया था एक सीरीज कन्वर्जेंट होगी अगर उसका n पार्शियल सम जो है ना Sn, ये कन्वर्जेंट हो जाए, सही है ना। तो बेटा अब मैंने अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ आ रहा हूँ, मैंने प्रूव करना है कि Sn जो है ना, सीक्वेंस ऑफ n पार्शियल सम n टर्मों का सम, ये भी कन्वर्जेंट है और इसकी लिमिट s के बराबर है। We shall show that इसकी लिमिट का आंसर s के बराबर है, since इवन पार्शियल सम जो है वो भी s के बराबर है। अब मुझे बात बताएं, आपने एप्सिलॉन n एप्सिलॉन डेफिनेशन पढ़ी है ना कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, तो क्या होती है, एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है और वो कन्वर्ट करता है लिमिट l को, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं an - l छोटा होगा लेस देन एप्सिलॉन से, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n हो। ये डेफिनेशन इसलिए नहीं पढ़ते ना, एक सीक्वेंस अगर किसी लिमिट l को कन्वर्ट करता हो तो हम कहते हैं फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉट सच दैट। अब मैं इसको यहां इस्तेमाल करूंगा इसी से, सिंस ये लिमिट s के बराबर है, so for every positive real number epsilon there is a positive integer n1 such that s2n minus इसकी लिमिट s लिखी है, इसका आंसर एप्सिलॉन से छोटा आएगा जब s के नीचे यहाँ क्या है 2n, 2n बड़ा होगा पॉजिटिव इंटीजर n1 से। इसी तरह आल्सो इसकी लिमिट भी s के बराबर है, तो इसकी लिमिट के बाद ये डेफिनेशन इस्तेमाल होगा फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन देयर इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इसमें हमको पॉजिटिव इंटीजर का नाम n2 रख दिया सच दैट। अब क्या होगा, अब ये हो जाएगा s2n+1 माइनस इसकी लिमिट छोटी होगी एप्सिलॉन से, कब, अब इसके नीचे कौन है 2n+1, 2n+1 बड़ा होगा n2 से। लेट कर लिया मैंने। अब आपने कन्वर्जेंट सीक्वेंस के प्रूफ कितने देखे हैं, बार बार मैंने कहा है। तो जब मैंने आपको बताया था कि जब आप कभी भी प्रूफ कर रहे हैं और 2 मरतबा पॉजिटिव इंटीजर आ गया या 3 मरतबा आ गया, तो फिर उनका मैक्सिमम उठा लेते हैं। मैंने कहा मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर n1 और n2 दोनों का मैक्सिमम कैपिटल n है। इट फॉलोज दैट, आखिरी चीज है इसको गौर से समझिएगा, इट फॉलोज दैट इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, n क्यों, s के नीचे कौन है, n है, अगर मैं यहाँ पर n s के नीचे m लिखूंगा तो m आ जाएगा। इट फॉलो दैट, ये देखा जा सकता है, फॉलो किया जा सकता है इफ n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर इवन और ऑड, वो इवन हो या ऑड हो, Sn माइनस s का आंसर होगा हमेशा एप्सिलॉन से छोटा होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। देखो ये कंडीशन किन n के लिए है, जब n और है। ऊपर वाली कंडीशन किस n के लिए है, जब n इवन है। आपके पास अगर n एक नेचुरल नंबर हो तो
उसमें दोनों कैटेगरी के नंबर आते हैं, इवन भी आता है और भी आता है। तो आपने इन दोनों कंडीशन से इवन वाले से भी देखा कि वो एप्सिलॉन से छोटा है और लिमिट एस है। इसी तरह फिर आपने कहा कि यही लिमिट अगर रहे एस, तो तब भी यह आंसर एप्सिलॉन से छोटा है, ठीक है। तो ये मैंने बात की, फॉलो दैट डिफाइन इज पॉजिटिव इंटीजर। अगर है ना हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, तो पॉजिटिव इंटीजर तो उसमें भी दोनों तरह की कैटेगरी आ जाएगी, इवन होगी या ऑड होगी, देन ये चीज हमेशा एप्सिलॉन से छोटी होगी फॉर ऑल एंड दिस शोज दैट। दस ये क्या शो करता है कि एस एन किसको कन्वर्ट करेगा, एस को। हम कहते हैं कि अगर ए एन माइनस एल एप्सिलॉन से छोटा आ जाए तो फिर ए एन एल को कन्वर्ट करता है, तो एस एन एस को कन्वर्ट करके एट एन अप्रोच टू इंफिनिटी, हेंस द सीरीज कन्वर्जेस टू एस। ठीक है जी। आपको समझाते समझाते मेरा गला बैठ जाता है, ठीक है। चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, न्यूमेरिकल पसंद करना बड़ा आसान होता है, थ्योरम का प्रूफ करना मैं जानता हूँ थोड़ा सा टाइम मुश्किल होता है, समझना चीज़ों को ऑब्जर्व करना, यहाँ पर चीज़ों को समझाते हुए थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। चीज़ों को स्किप नहीं कर सकता ना डायरेक्ट, मेरी आदत नहीं है कि बीच में चीज़ों को स्किप करके आपको उड़ा दूँ ऐसे ही। तो वीडियो की लाइन थोड़ी सी शायद ज़्यादा भी हो जाती है, लेकिन वो मजबूरी है, आपको समझाना होता है। खैर, वीडियो अच्छी लगी तो बेटा लाइक करें, शेयर करें, अपनी दुआ में याद रखें, मेहनत करें, मैथमेटिक्स को जितना पढ़ना चाहिए उतना पढ़ें, जस्ट रटाना लगाया करें, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट से रिलेटेड एग्जांपल्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।